हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट पीवाईक्यू, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले सारे लेक्शंस में हमने पीवाईक्यूज़ जो है वह रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक्स के किया क्लास 10th के लिए। अभी हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को कराने वाले हैं। तो अब आपका टाइम टेबल भी आ गया है। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दें, और डेली अपडेट जो हमारे वीडियोस पे पढ़ते हैं, यानी आपके लिए जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू खोज के आपके लिए ले आते हैं, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू को। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का जो पीवाईक्यू है ये आपके सामने है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि CBSE 2016 में पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, the amount of charge passing through a cell in 4 सेकेंड is 12 कूलम, find the current supplied by cell। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन का क्या होगा सोल्यूशन बच्चा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, क्यू से। ठीक है, और क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 कूलम। 12 कूलम चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है फाइंड द करंट पासिंग बाय द सेल इन 4 सेकेंड, यानी कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड। टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितनी करंट पास होती, आई पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 12 और ये 4, और ये आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। ठीक है, ये सॉरी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में CBSE में पूछा हुआ था, जिसमें कि आपका चार्ज दिया था, टाइम दिया था, आपको करंट कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन इट। ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में ही पूछा हुआ था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बच्चा यन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यन पूछ रहा है, एंड दैट वुड फ्लो पर सेकेंड। टी दिया हुआ है 1 सेकेंड, टी दिया है 1 सेकेंड, एंड थ्रो अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लो, और आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आई और टी और एन पूछा, तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फार्मूला है हमारा वह है क्यू इक्वल टू एन ई। यहाँ से एन निकालेंगे तो क्यू बाई ई। ठीक है बच्चा, तो एन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्यू बाई ई। अब क्यू हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन आई और टी दिया है, तो हमें पता है कि क्यू का जो फार्मूला होता है वो क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो यहाँ पे हम क्यू के प्लेस पे आई टी रख देंगे और ये हो जाएगा ई। ओके, तो न्यूमेरिकल बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर न्यूमेरिकल लगाना ही नहीं आ पाता, क्या रखें क्या ना रखें, कैसे करें, इसमें उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं बता दूं, न्यूमेरिकल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिख दें। लाइक जैसे यन पूछा है, क्वेश्चन मार्क, टाइम दिया है, आई दिया है, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको कि भाई करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को किससे करते हैं, चार्ज को किससे करते हैं। अगर इतना नहीं पता है तो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो कम से कम पहले आप इतना पढ़ लीजिए ताकि आपको सिंबल सारे पता हो सकें, और उसको लगाने के बाद फिर सोचिए कि क्या निकालना है। ठीक है, और जो निकालना है आपको उसके लिए सोचिए कि कौन सा रिलेशन है, वो किस फार्मूले में आता है। तो पढ़ा वो क्यू इक्वल टू एन में आता है, तो यहाँ से जब उसको निकालेंगे तो आपको ये बनेगा। अब सोचिए कि क्या सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो आपको पता चलेगा ई तो पता है, ई तो कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब ये क्यू हमारे पास नहीं है, तो क्यू कहाँ से मिलेगा, तो ये क्यू जो हमको मिलेगा वह मिलेगा कि अनदर कोई जो चीज़ें दी गई हैं उससे। तो हमें पता है आई और टी दिया है, तो क्यों उसकी हेल्प से मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोग सोच के अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबकी वैल्यू रख देते हैं, आई और ये और ये ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। क्लियर, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू इसमें डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स, यन आ रहा है ना, सॉरी यन, ये आ गया इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल यहाँ पे आने वाले हैं आपके। -19 यहाँ पे करेंगे 0.625 आएगा,
ठीक है, और इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये इतना ही आना चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। अब इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चा। 1/1.6 ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर प्लस 19, ये 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 19। अब ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा तो क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओके, तो एक इधर खिसक जाएगा तो 6.25, ये 18 आ जाएगा। सॉरी, ये 15 नहीं होगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम लोग कि क्या होने वाला है थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशंस। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चा आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप पढ़िए कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन 2016 का था। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ heater of resistance 100 ohm is connected to the same source instead of the bulb. Calculate the current drawn by the heater. ओके, तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे ये सब निकलेगा, तो इसके लिए बच्चा अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो जो चीज़ें दी गई हैं हम उसको लिख लेते हैं और फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस दिया बच्चा कितना 1100 ओम। ठीक है, और वोल्टेज दिया है यहाँ पे कितना, वोल्टेज दिया है बच्चा 220 वोल्ट। ठीक है, इफ़ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस अब एक हीटर है, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब एक हीटर है हमारे पास, हीटर का रेजिस्टेंस दिया है बच्चा 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स इंस्टेड ऑफ द बल्ब, मतलब बाद में बल्ब को निकाल के हीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर, तो बताना है आपको कि इस हीटर से कितनी करंट ड्रॉन होगी, कितनी करंट आएगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट है बच्चा, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और ये 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ से कितनी करंट आएगी। तो चलिए पहले ये वाला कितनी करंट आएगी बच्चा, तो I इक्वल टू V/R। V कितना है 220 वोल्ट और R कितना है 1100। ठीक है, ये V/R होता है, ये फॉर्मूला लगा, 0 0 कट गया, ये 11 10 बार में, ये 11 2 जा, ये 2 5 जा, ये कितना आ गया बच्चा 1/5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.2 एम्पियर। यानी इतनी करंट जो होगी ड्रॉन होगी कब, जब बल्ब लगेगा तब। अब कह रहे हैं कि इस बल्ब को हम हटा दें, रिमूव कर दें और इसकी जगह हम हीटर लगा दें। इसकी जगह आपको क्या लगाना है, हीटर लगाना है। तो हीटर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। तो ये ए हो गया, इसका बी, तो क्या हो जाएगा, तो सेम I इक्वल टू फिर से लगेगा बच्चा V/R। वोल्टेज तो सेम है जो पहले था, लेकिन अब रेजिस्टेंस कितना हो गया है 100 ओम। ठीक है, इसलिए अब 100 ओम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 0 सॉरी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 11 जा 2 5 जा, ये आ गया बच्चा कितना, ये आ गया हमारा 11/5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मैंने आज 2016 में जो आए थे उसको मैंने आपके लिए कराए। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस पार्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप और भी ज़्यादा PYQs इस चैप्टर से कर सकते हैं। वैसे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा PYQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो कराने की। ये न्यूमेरिकल पर्पज़ से ये एक चैप्टर्स यही है। इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म है जो कि न्यूमेरिकल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स हैं नहीं, या न्यूमेरिकल्स नहीं ही हैं, समझिए आते ही नहीं, थ्योरेटिकल ही हैं। तो इसलिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसको हम करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीधे PYP पढ़ेंगे, मतलब आपको हर साल का पेपर उठाएंगे और उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बच्चा इसलिए ये वीडियोस हमारा आपके लिए है, मतलब अभी 1-2 वीडियोस और बनाएंगे जो कि इस चैप्टर के आपको PYQ को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वेट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होता है उसके पहले या उसके बाद से आप वेट करिएगा। मैं PYP पर आने वाला हूँ, मीन्स कि आपके लिए हर साल का पेपर, लाइक जैसे 2023 का पेपर आपके सामने स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट आपको आपके सामने सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि क्या इसके आंसर होंगे और कैसे इसके सॉल्यूशंस किए जाएंगे। उसके बाद 2022 ऐसे ही 20 ऐसे ही 19 जो भी ईयर्स में आपके एग्ज़ाम अच्छे से हुए हैं, जो भी पेपर्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए आप अभी तक अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो अच्छे से रिवाइज़ कर लें, तैयार कर लें, ताकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करें तो आप भी हमारे साथ साथ अच्छे रिस्पॉन्स दे सकें, ताकि आपका आगे बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी हो सके।
ठीक है। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, उसमें कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसे पढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा हुआ था CBSE में बच्चा। हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशंस क्या होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आउट ऑफ द 2 वायर्स x एंड y, ठीक है। एक वायर आपके पास है x बच्चा और एक दूसरा वायर है आपका y, ठीक है। एक दूसरा वायर है आपका y, क्लियर। कह रहा है कि विच वन हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, कह रहा है इन दोनों में से, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2, कह रहा है दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इसका आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये इसका एरिया A है और इसका भी एरिया A है, लेकिन इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ बच्चा 2L है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करेंगे, 2014 का क्वेश्चन है। तो आपको पहले बता दें कि जब भी हमारा रेजिस्टेंस दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो, तो ऐसे में हमेशा जो भी फार्मूला रेजिस्टेंस का लगता है बच्चा वो होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल्स की बात कर लें, अगर मटेरियल सेम होते हैं तो रेजिस्टिविटी यानी रो यानी रेजिस्टिविटी उसकी हमेशा सेम होती है। अगर मटेरियल बदल गया तो रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्या होगा। तो चाहे इसमें मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे दोनों को सेम मटेरियल का समझेंगे। आउट ऑफ 2 वायर्स x एंड y सोन इन बिलो विच वन हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों का हम रेजिस्टिविटी सेम समझेंगे, मटेरियल समझेंगे सेम है, क्योंकि दिया नहीं है। अगर डिफरेंट होता तो देता। तो हम लोग पहले वायर के लिए यहाँ लिखेंगे बच्चा। तो पहले वाले के लिए R1 इक्वल टू रो, इसकी लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे बच्चा तो R2 इक्वल टू रो, इसकी लेंथ 2L है और एरिया A है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, या यूँ समझिए कि रो L बाई ए, रो L बाई ए, ठीक है। इसको 2 को अगर हम इसके नीचे भेज दें तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा बच्चा। तो क्या हो जाएगा R2/2, ठीक है। इधर क्या बचेगा रो L बाई ए। अब देखिए रो L बाई ए की वैल्यू R2/2 आ गई, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो मिलेगा क्या R1 इक्वल टू, देखिए इसकी जगह क्या रख सकते हैं R2/2, तो यहाँ रख देंगे R2/2, R2/2। अब हम लोग क्या करें, R2 को इसके नीचे भेज दें, ठीक है। R2 को इसके नीचे भेज दें, तो इसके नीचे भेजेंगे तो R1/R2 इक्वल टू 1/2। अब ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, यानी ये वैल्यू 1 से कम मिलेगी। यानी हम इस तरीके से यहाँ पे साइन लगा सकते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी मिलेगा लेकिन 1 से कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा, इसकी बात करनी है। तो जब ये 1 से कम होगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या R1, ये इसकी लेस देन की साइन, और R2 यहाँ आ गया R2, यानी कि क्या मिल गया R1 लेस देन R2, यानी कि दूसरे वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो बच्चा ज़्यादा होगा। वैसे भी आप अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता डायरेक्टली आप लगा सकते थे, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया तो सेम है, एरिया में कोई चेंज है नहीं, तो लेंथ में ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बता सकते थे, बट ये मल्टीपल नहीं है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया था, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी अब आप बता सकते हैं कि वायर 2 का रेजिस्टेंस जो है वो वायर 1 के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है अगर ये पूछता तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं। अब जस्टिफाई और आंसर पूछ रहा है तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि भाई जो वायर वाई है यानी सेकंड वायर है उसका जो लेंथ है वह उसका जस्ट डबल है, और रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए वायर वाई का लेंथ डबल है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी उसका डबल होगा, ठीक है। यानी R2 इक्वल टू 2R1 भी मिलेगा। समझ में, यहाँ से निकालेंगे तो R2 इक्वल टू 2R1 भी देखने को आपको मिलेगा। क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए बच्चा आज के लिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आप अपने आप को जज कर लीजिए कि हाँ आज मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो देखिए कि कैसा क्या इस पोजीशन है आपकी, कितनी तैयारी है, कितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग नया अगला वीडियो हमारा आएगा इस चैप्टर की PYQ के लिए, तब आप फिर से पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करेंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्लियर, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। चलिए बच्चा,
ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल है बच्चा, 2014 में ही पूछा हुआ था। और क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, आर मेड ऑफ एन एलॉय, यानी अगर जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर टोस्टर है, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, जो हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो मेड ऑफ एन एलॉय, उनको एलॉय का बनाया जाता है रेदर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल की जगह, चाहे तो प्योर मेटल का भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसकी जगह एलॉय का बनाते हैं। क्यों कह रहे हैं, गिव टू रीज़न टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कह रहे हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कोई दो रीज़न दीजिए, कोई दो बात बताइए, कोई दो कारण बताइए, ठीक है। तो बच्चा इसके दो रीज़न ये हैं, पहला रीज़न ये है कि एलॉय हैव द हायर रजिस्टिविटी, ठीक है, इसका पहला आंसर ये है कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो हायर होती है, उनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत हायर होती है, जिससे ज़्यादा वो अपोज करते हैं और ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और हीट वहाँ पे जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात ये होता है बच्चा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी कि बच्चा ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, या यूँ कहिए कि ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, जबकि आपके प्योर मेटल होता तो वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता, ठीक है। तो ये दो रीज़न है कि वाई वी यूज़ द एलॉय एट द प्लेस ऑफ मेटल इन अ हीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जो हीटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब में हम लोग प्योर मेटल की जगह एलॉय यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि एलॉय का रेजिस्टिविटी मेटल से कहीं ज़्यादा होता है, और जिसके कारण वह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा ये कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है, जिससे ये ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं हो पाते, जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे या जल्दी मेल्ट भी नहीं होंगे, और इनकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था इसका आंसर बच्चा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर के हम आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतजार करिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।